हाय फ्रेंड्स, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है क्रिप्टो करेंसी। इसके बारे में काफी डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा क्रिप्टो करेंसी। सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में बातचीत करेंगे। क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या फिर आभासी मुद्रा है। कैसी है? डिजिटल या फिर आभासी मुद्रा है जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी तकनीक का उपयोग करती है। जो सुरक्षा के लिए क्या करती है? क्रिप्टोग्राफी एक तकनीक होती है जिसका उपयोग करती है। बात करें इसकी प्रणाली की, तो जो हमारे पारंपरिक मुद्राएं होती हैं, जैसे सरकार के द्वारा जारी की जाने वाले रुपए, डॉलर, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फिएट मनी कहते हैं। तो पारंपरिक मुद्राओं के विपरीत यह किसी केंद्रीय बैंक के द्वारा नियंत्रित नहीं होती। जैसे हमारे रिजर्व बैंक के द्वारा होती है, उसी प्रकार जो हमारे पारंपरिक मुद्राएं किसी केंद्रीय बैंक के द्वारा नियंत्रित होती है, उसी प्रकार हमारे क्या क्रिप्टो करेंसी किसी भी केंद्रीय बैंक के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। ये हमारे एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क मतलब डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क और ब्लॉकचेन तकनीक पर कार्य करती है। किसपे? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कार्य करती है। बात करें क्रिप्टो करेंसी के महत्व की, तो ये प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसमें? ये प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी नवाचार है। क्या है ये? हमारे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी नवाचार है जो पारंपरिक बैंकिंग और मुद्रा व्यवस्था के सामने एक नया विकल्प और एक चुनौती भी प्रस्तुत कर रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या कर रही है? हमारी पारंपरिक बैंकिंग और मुद्रा व्यवस्था के सामने क्या है? एक नया विकल्प और चुनौती दोनों ही चीजें प्रस्तुत कर रही है। बात करें क्रिप्टो करेंसी के लोकप्रिय उदाहरणों की। किसकी? क्रिप्टो करेंसी के लोकप्रिय उदाहरण कौन कौन से हैं? पहला आता है बीटीसी मतलब बिटकॉइन। ये दुनिया की सबसे पहली और सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी। कौन सी? दुनिया की सबसे पहली और सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी कौन सी है हमारी? बिटकॉइन, जिसे हमारे 2008 में पेश किया गया था। कब किया गया था? 2008 में पेश किया गया था। फिर इथेरियम की बात करें तो ये हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फीचर के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध। कौन सी? इथेरियम। फिर रिप्पल की बात करें जिसे एक्सआरपी कहते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सीमा पार भुगतान, जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होते हैं उनको तेज, सस्ता और सरल बनाना है। क्या? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को हमारा तेज, सस्ता और सरल बनाने का काम करते हैं कौन? हमारे रिप्पल। तो ये हमारी क्रिप्टो करेंसी के सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। अब हम देखेंगे क्रिप्टो करेंसी की विशेषता। तो क्रिप्टो करेंसी की विशेषता की बात करें, पहली विशेषता तो आती है हमारी कौन सी? विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। तो इस पर किसी भी सरकार या बैंक मतलब किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण का नियंत्रण नहीं होता है। फिर गोपनीयता पहचान की बात करें मतलब प्राइवेसी की, तो लेन देन में उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता मिलती है। इसमें क्या होता है? लेन देन में उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता मिलती है। और यहाँ असली नाम की बजाय वॉलेट एड्रेस से पहचान होती है। किससे? वॉलेट एड्रेस से पहचान की जाती है। फिर पारदर्शिता की बात करें, इसे ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। तो ब्लॉकचेन तकनीक क्या? ब्लॉकचेन तकनीक सभी लेन देनों का एक सार्वजनिक रिकॉर्ड रखती है। ब्लॉकचेन तकनीक क्या करती है? सभी लेन देनों का एक सार्वजनिक रिकॉर्ड रखती है, जिससे क्या सिस्टम पारदर्शी बना रहता है। अगली विशेषता आती है मजबूत सुरक्षा, जिसे सिक्योरिटी कहते हैं। मजबूत सुरक्षा की बात करें जैसे सिक्योरिटी कहते हैं। तो क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों के कारण क्या? क्रिप्टोग्राफिक तरीकों के कारण इसके लेन देन को हैक करना और या फिर इसमें धोखाधड़ी करना लगभग असंभव है। फिर वैश्विक उपलब्धता की बात करें, ग्लोबल अवेलेबिलिटी की, मुद्रा विनिमय मतलब एक्सचेंज की बाधाओं के बिना। तो मुद्रा विनिमय मतलब एक्सचेंज की बाधाओं के बिना इसे दुनिया में कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर अपरिवर्तनीय लेन देन की बात करें मतलब इम्यूटेबल ट्रांजेक्शन की, एक बार लेन देन पूरा होने के बाद इसे रद्द या फिर बदला नहीं जा सकता है। बात करें अगली विशेषता की, तो सीमित आपूर्ति। तो अगली विशेषता क्या थी? सीमित आपूर्ति मतलब लिमिटेड सप्लाई। तो बिटकॉइन जैसी कई क्रिप्टो करेंसी की आपूर्ति मतलब सप्लाई निश्चित होती है, जो इसे क्या है? दुर्लभ बनाती है, मतलब इस संख्या में बहुत ज्यादा नहीं होती है और इसके मूल्य को स्थिर रखने में मदद रखती है। पीयर टू पीयर लेन-देन की बात करें, P2P, तो इसमें पैसे भेजने के लिए बीच में किसी बैंक मतलब बिचौलिए की जरूरत नहीं होती है। इसमें पैसे भेजने के लिए किसी भी बैंक या फिर बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें पीयर टू पीयर मतलब व्यक्ति से व्यक्ति में लेन-देन होता है। तेज और सस्ते लेन-देन की बात करें तो विशेष रूप से हमारे अंतरराष्ट्रीय मतलब सीमा पार ट्रांजैक्शंस में ये पारंपरिक बैंकों की तुलना में बहुत ज्यादा तेज होता है। जिसमें अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर में ये क्या है? हमारे पारंपरिक बैंकों की तुलना में बहुत तेज होता है और इसमें शुल्क मतलब ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी बहुत ही कम लगता है। प्रोग्राम करने योग्य की बात करें, प्रोग्रामेबल, तो इथेरियम जैसी जो मुद्राएं होती हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को करती है। क्या? इथेरियम जैसी मुद्राएं क्या करते हैं? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को सपोर्ट करती है, जिससे शर्तें पूरे होने पर लेन देन अपने आप ही हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है। मतलब इसे प्रोग्राम करने योग्य बनाया गया है। फिर डिजिटल स्वामित्व की बात करें तो प्राइवेट की के माध्यम से, किसके माध्यम से? प्राइवेट की के माध्यम से उपयोगकर्ता का अपने फंड पर 100% नियंत्रण होता है। किसके माध्यम से? प्राइवेट की के माध्यम से हमारे उपयोगकर्ता का अपने फंड पर 100% कंट्रोल मतलब नियंत्रण होता है। तो डिजिटल ओनरशिप। फिर अंतर्निहित मूल्य का भाव की बात करें, लैक ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो सोने या रुपए की तरह इसका कोई भौतिक मूल्य नहीं होता है, क्योंकि भौतिक रूप से होती नहीं है।
तो सोने या रुपए की तरह इसका कोई भौतिक मूल्य नहीं होता। इसका मूल्य केवल बाजार की मांग और लोगों के विश्वास पर निर्भर करता है कि लोगों को विश्वास है और उसकी मांग ज्यादा है तो उसका मूल्य अधिक होगा। अब बात करें क्रिप्टो करेंसी के इतिहास और विकास की, तो इसकी बात करें 1980 से 1990 की शुरुआती विचार की बात करें तो क्रिप्टोग्राफी प्रगति हुई। तो आरएसए जैसे हमारे प्रोटोकॉल ने क्या आरएसए जैसे प्रोटोकॉल ने सुरक्षित डिजिटल लेनदेन की नींव रखी थी। शुरुआत करते करें किसकी 1989 की, तो डेविड साम में डिजी कैश एनोमिक एनोमिनस एनोनिमस जो हमारी डिजिटल मुद्रा है इसकी अवधारणा दी थी किसने, हमारे डेविड चॉम ने। कौन सी डीजीकेस क्या थी, हमारी एनोनिमस हमारी डिजिटल मुद्रा थी, इसकी अवधारणा दी थी कब 1989 में। 1998 की बात करें निक साजू क्या निक सजाबो ने बिट गोल्ड का गोल्ड विचार प्रस्तुत किया था। क्या बिट गोल्ड का विचार प्रस्तुत किया था किसने, निक सजाबो ने, कब 1998 में। बात करें 2008 की, 2008 में आते हमारे कौन सी बिटकॉइन की शुरुआत होती है, तो सतोशी नाकामोटो सामने आते हैं। ये एक अज्ञात व्यक्ति ये समूह थे, इन्होंने बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम नामक एक श्वेत पत्र मतलब व्हाइट पेपर प्रकाशित किया था। आपसे याद रखें बिटकॉइन की शुरुआत कभी 2008 में, और किसने की थी, सतोशी नाकामोटो। या तो एक अज्ञात व्यक्ति था या कुछ समूह था जिसने एक व्हाइट पेपर प्रकाशित किया था जिसका नाम था बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। तो 2009 की बात करें तो 2009 में हमारा बिटकॉइन लॉन्च ही हो गया था। तो 3 जनवरी 2009 को जेनेसिस ब्लॉक का खनन किया गया। क्या जेनेसिस ब्लॉक का खनन किया गया मतलब माइनिंग की गई, और जिससे पहला लेन देन हुआ तो सतोशी नाकामोटो ने 10 बीटीसी हेलीफेनी को भेजे। किसको, 10 बिटकॉइन किसको भेजे थे, हेल फेनिकी को भेजे, हेल फेनी को भेजा था। आप इसे याद रखें किसने, सतोशी नाकामोटो ने। कितने, 10 बिटकॉइन। बात करें हमारे 2015 की, तो 2015 में हमारे इथेरियम का आगमन हो जाता है। किसका, इथेरियम का आगमन हो जाता है। तो विटालिक ब्यूटेरिन, किसने, विटालिक ब्यूटेरिन ने क्या किया, इथेरियम पेश किया, जिसने क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए, किसके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए क्रिप्टो का उपयोग केवल मुद्रा से आगे बढ़ाया। किसे, हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए क्या क्रिप्टो का उपयोग केवल मुद्रा से आगे बढ़ाने के, इसे केवल मुद्रा नहीं माना जाए। तो 2017 की बात करें जिसमें क्रिप्टो बूम आया था, तो बिटकॉइन की कीमत पहली बार उछाल मारते हुए $20,000 के स्तर पे पहुंच गई थी। 2020 की बात करें वर्तमान की संस्थागत स्वीकृति की, टेस्ला, पेपल और वीजा जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने भी क्रिप्टो को अपनाना शुरू कर दिया है। भारत सहित कई देश अपनी खुद की डिजिटल करेंसी CBDC एस बना रहे हैं। और 2023 से आगे की बात करें जिसे वेब 3.0 भी कहते हैं, तब क्रिप्टो का उपयोग विकेंद्रीकृत वित्त, तो डिफे मतलब डिजिटल फाइनेंसिंग, डिजिटल आर्ट, स्वामित्व, एनएफटीज और वर्चुअल दुनिया में बड़े पैमाने से हो रहा है। तो हमने ये देखा जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है इसका इतिहास और विकास के बारे में काफी डिटेल से देखा। अब हम देखेंगे क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है इसकी बात करें तो यह क्या इसकी मुख्य तकनीक हमारे ब्लॉकचेन, क्या किस तकनीक से काम करती है, ब्लॉकचेन तकनीक से काम करती है। जो क्या होती है, एक विकेंद्रीकृत और वितरित खाता वही होती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है। कौन सी, ब्लॉकचेन। बात करें ब्लॉकचेन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, तो ब्लॉकचेन के हमारे 3 घटक होते हैं, 3 नहीं बहुत सारे घटक है। तो बात करें ब्लॉकचेन के की कंपोनेंट घटक की बात करें, सबसे पहला घटक आता है ब्लॉक्स। पहला घटक क्या था, ब्लॉक्स। तो डिजिटल डेटा की इकाइयां जिसमें लेन देन का पूरा रिकॉर्ड होता है, ये कुछ इकाइयां होती है, जैसे एक बॉक्स टाइप मान लीजिए, एक डब्बा या बॉक्स मान लीजिए। तो ये हमारा डिजिटल डेटा की इकाइयां होती है जिसमें लेन देन का पूरा रिकॉर्ड होता है, किसने पैसा दिया, किसने पैसा लिया, मतलब किसने बिटकॉइन दिया, किसने बिटकॉइन लिया, और उसकी की क्या है, तो वो हमारे क्या ब्लॉक्स होते हैं। फिर चेन की बात करें, जब एक ब्लॉक पूरा भर जाता है तो वह पिछले ब्लॉक से जुड़ जाता है। क्या, जब एक ब्लॉक क्या पूरा भर जाता है तो वो उससे पिछले वाला जो ब्लॉक है उससे जुड़ जाता है, जिससे एक चेन बनती रहती है। फिर नया ब्लॉक आएगा पिछले ब्लॉक से जुड़ जाएगा, फिर नया ब्लॉक आएगा पिछले ब्लॉक से जुड़ जाएगा, तो इस तरह पूरी की पूरी चेन बन जाती है। फिर नोड्स की बात करें तो नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर जो लेन देन को वेरीफाई करते हैं और ब्लॉकचेन का डेटा सुरक्षित रखते हैं, ये हमारे नोड्स कहलाते हैं। तो नेटवर्क से जुड़े हुए कुछ कंप्यूटर होते हैं जो क्या करते हैं, लेन देन जितने भी करते हैं, जैसे मैंने किसी को 10 बिटकॉइन दिए और किसी ने 10 बिटकॉइन तीसरे को दिए, तो इस तरह से बहुत सारे लेन देन होते हैं। तो नेटवर्क से जुड़े हुए कुछ कंप्यूटर होते हैं तो इस तरह के जो लेन देन होते हैं उनको वेरीफाई करते हैं और ब्लॉकचेन का डेटा सुरक्षित रखते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नोड्स कहते हैं। तो पब्लिक की बात करें, किसकी, पब्लिक की बात करें तो ये क्या आपके बैंक अकाउंट की तरह है, यही हमारे क्या बैंक अकाउंट की तरह है, जिसे आप पैसे प्राप्त करने के लिए दूसरों को देते हैं। क्या, पैसे प्राप्त करने के लिए क्या दूसरों को देते हैं, जिसे पब्लिक की कहते हैं। अब प्राइवेट की बात करें तो ये आपके पासवर्ड मतलब एटीएम पिन की तरह होता है, जिससे आप अपने फंड को एक्सेस करते हैं और पैसे भेजने की अनुमति देते हैं। कि जैसे किसी को मुझे पैसे चाहिए तो मैं दूसरे को बताता हूँ, जैसे मेरा अकाउंट नंबर ये है, आप इस अकाउंट में पैसा डाल दीजिए,
तो ये तुम्हारी क्या पब्लिक की कहलाएगी, क्या कहलाएगी? पब्लिक की। और मुझे खुद पैसे भेजने हैं तो हमारे प्राइवेट की काम आती है। बात करें हमारे को वॉलेट्स की, तो ऐसे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो अपनी आपकी प्राइवेट और पब्लिक की को सुरक्षित रूप से स्टोर करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वॉलेट्स कहते हैं। तो वॉलेट्स क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो आपकी प्राइवेट और पब्लिक की को सुरक्षित रूप से स्टोर करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वॉलेट्स कहते हैं। अब बात करें माइनिंग, माइनिंग क्या होता है? माइनिंग की बात करें, फिर लेन-देन को वेरीफाई करने और उसे ब्लॉकचेन में जोड़ने की प्रक्रिया होती है। नए-नए ब्लॉक्स बनते हैं, तो नए-नए ब्लॉक्स को ब्लॉकचेन में जोड़ने की प्रक्रिया होती है। तो लेन-देन को वेरीफाई करने और उसे ब्लॉकचेन में जोड़ने की प्रक्रिया होती है, उसे माइनिंग कहते हैं। इसमें हमारे शक्तिशाली जो कंप्यूटर क्या करते हैं? जटिल गणितीय पहेलियों को हल करते हैं। जो हमारे क्रिप्टोग्राफिक पजल्स होते हैं, उनको हल करते हैं कौन? शक्तिशाली कंप्यूटर। उद्देश्य क्या है इस हल करने का? जो पहेलियाँ होती है, गणितीय पहेलियाँ, उनको हल करने का उद्देश्य क्या है? तो लेन-देन को सुरक्षित करना और एक ही पैसे को 2 बार खर्च होने से रोकना। क्या? एक ही पैसे को 2 बार खर्च होने से रोकना मतलब डबल स्पेंडिंग से को रोकना। और ऐसा करने वाले जो माइनर्स है, उनको एक सिक्के से मतलब रिवॉर्ड से पुरस्कृत करना। मतलब जो भी हमारे गणितीय पहेलियों को पूरा करता है, गणितीय पहेलियों को हल करता है, उसे क्या है? नए सिक्के मतलब जो हमारे एक तरह से क्रिप्टो करेंसी के रूप में क्या पुरस्कृत किया जाता है, किसमें? माइनिंग के जरिए। तो आप इसे याद रखिए। फिर हमारे कंसेंसस मैकेनिज्म की बात करें, मतलब सहमति तंत्र की बात करें, जिसमें आते हैं दो काम और कौन कौन से? एक तो प्रूफ ऑफ वर्क आता है जिसे पीओडब्ल्यू कहते हैं, एक प्रूफ ऑफ स्टेक आता है। प्रूफ ऑफ वर्क की बात करें, इसमें माइनर्स क्या करते हैं? जटिल गणितीय समस्याओं को हल करके, इसमें माइनर्स क्या करते हैं? जटिल गणितीय समस्याओं को हल करके लेन देन वेरीफाई करते हैं, जैसे हमारे बिटकॉइन के अंदर होता है और इसके अंदर बहुत सारी बिजली खर्च होती है। तो इसमें क्या करते हैं? लेन देन को वेरीफाई किया जाता है। अब प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करें, तो इसमें क्या सत्यापनकर्ताओं को उनके द्वारा होल्ड किए सिक्कों की मात्रा के आधार पर चुना जाता है, जैसे हमारे इथेरियम। तो इसमें क्या सत्यापनकर्ताओं को किस आधार पर चुना जाता है? कि उन्होंने कितने सिक्कों की मात्रा को होल्ड कर रखा है, और ये पर्यावरण के ज्यादा अनुकूल है। कौन सा? प्रूफ ऑफ स्टेक। तो लेन देन की पूरी प्रक्रिया की बात करें, लेन देन की पूरी प्रक्रिया कैसे, मतलब स्टेप बाय स्टेप ट्रांजेक्शन की बात करें, शुरुआत कैसे होते हैं, इनिशिएशन की बात करें, तो भेजने वाला अपने प्राइवेट की का उपयोग करके पैसे भेजने प्राप्त करने वाले की पब्लिक की पर भेजता है। तो भेजने वाला क्या करता है? अपनी प्राइवेट की का उपयोग करके पैसे प्राप्त करने वाली जो पब्लिक की है उस पर भेजता है। फिर ब्रॉडकास्टिंग या प्रसारण की बात करें, तो इस लेन देन की रिक्वेस्ट पूरे नेटवर्क में भेज दी जाती है, मतलब पूरे नोड्स में भेज दी जाती है कि हम लेन देन कर रहे हैं। फिर वैलिडेशन या सत्यापन की बात करें, तो नेटवर्क में मौजूद जो हमारे माइनर्स या नोड्स है, इस लेन-देन की प्रमाणिकता की जांच करते हैं कि क्या वास्तव में भेजने वाले के पास इतने क्रिप्टो करेंसी है या नहीं, और प्राप्त करने वाले के पास भी है, वो प्राप्त करने वाला ठीक है या नहीं। तो इस सब चीज की प्रामाणिकता चेक की जाती है। तो ब्लॉक निर्माण की बात करें, ब्लॉक क्रिएशन की, तो सही पाए जाने पर इस लेन-देन को एक नए ब्लॉक में जोड़ दिया जाता है। क्या? यदि ये लेन-देन सही पाया गया, तो इस लेन-देन को एक नए ब्लॉक में जोड़ दिया जाता है, जिसे हम ब्लॉक क्रिएशन कहते हैं। फिर ब्लॉकचेन अपडेट की बात करें, ब्लॉकचेन अपडेट की, तो ये ब्लॉक मुख्य चेन से जुड़ जाता है। ये ब्लॉक क्या मुख्य चेन से जुड़ जाता है। अब यह लेन-देन हमेशा के लिए ब्लॉकचेन में दर्ज हो जाता है और इसे बदला नहीं जा सकता। क्या? इसे बदला नहीं जा सकता। जब एक बार ब्लॉकचेन में जुड़ जाता है, तो उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब हम देखेंगे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज है उनकी बात करें, तो क्रिप्टो करेंसी के बाजार में कई प्रकार की डिजिटल मुद्राएं मौजूद है। इनमें से कौन कौन सी मुद्राएं उनकी बात करें, सबसे खास और वो कौन सी है? बिटकॉइन, जिसे बीटीसी कहते हैं। बात करें इसके परिचय की, तो ये दुनिया की सबसे पहली और सबसे ज्यादा व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त क्रिप्टो करेंसी है, और इसे 2008 में सतोशी नाकामोटो में के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। या तो ये कोई व्यक्ति था या फिर कोई समूह था जिसने हमारे 2008 में से प्रस्तुत किया था। किसने? सतोशी नाकामोटो ने। उद्देश्य क्या था इसका? तो इसे एक पीयर टू पीयर डिजिटल कैश सिस्टम के रूप में बनाया गया था। क्या? पीयर टू पीयर डिजिटल कैश सिस्टम के रूप में बनाया गया था, ताकि बिना किसी बैंक मतलब बिचौलिए के लोग सीधे एक दूसरे को पैसे भेज सके। बात करें बिटकॉइन की विशेषता की, बात करें सीमित आपूर्ति मतलब लिमिटेड सप्लाई। इसकी कैसी है? मतलब लिमिटेड सप्लाई। तो दुनिया में केवल 21 मिलियन मतलब 2.1 करोड़ बिटकॉइन ही माइंस किए जा सकते हैं, जैसे सोने की तरह मूल्यवान और दुर्लभ बनाते हैं। मतलब इससे ज्यादा बिटकॉइन माइंस नहीं किए जा सकते। तो प्रूफ ऑफ वर्क की बात करें, तो लेन देन को सत्यापित करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क मतलब खनन या माइनिंग तकनीक का उपयोग करता है, जिसमें भारी कंप्यूटर पावर की आवश्यकता होती है, जो हर किसी के पास नहीं होती। तो इस तरह से हमने बिटकॉइन के बारे में देखा। दूसरा आता है हमारे कौन सा? इथेरियम। दूसरा कौन सा था? इथेरियम, जिसे ईटीएच कहते हैं। बात करें इसकी, तो 2015 में विटालिक ब्यूटेरिन के द्वारा इसे शुरू किया गया था। कब? 2015 में विटालिक ब्यूटेरिन के द्वारा इसको शुरू किया गया था। बात करें अंतर की, ये केवल एक डिजिटल मुद्रा नहीं है, बल्कि ये पूरा पूरा प्लेटफॉर्म है। इथेरियम क्या है? पूरा पूरा एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हमारे विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं। क्या?
डिजिटल एप्स भी बनाए जा सकते हैं। बात करें इथेरियम की विशेषताओं की, तो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कई ऐसे कोड होते हैं जिसमें जिनमें क्या नियम पहले से लिखे होते हैं। ये क्या ऐसे कोड होते हैं जिनमें नियम पहले से लिखे होते हैं। जब शर्तें पूरी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या अपने आप काम करने लगते हैं। जब शर्तें पूरी हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या करते हैं अपने आप काम या मतलब एग्जीक्यूट करने लगते हैं। फिर विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन की बात करें तो ये ऐसे ऐप्स होते हैं जो किसी एक सर्वर की बजाय इथेरियम के पूरे नेटवर्क पर चलते हैं। जो हमारे क्या किसी एक सर्वर की बजाय क्या इथेरियम के पूरे नेटवर्क या ब्लॉकचेन पे चलते हैं। तो प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन की बात करें तो ये हमारे डेवलपर्स को एक नए टोकन, एनएफटी और जटिल वित्तीय उपकरण बनाने की आजादी देता है। तो हमारे क्या करता है डेवलपर्स को एक नए टोकन, एनएफटी और वित्तीय उपकरण बनाने की आजादी भी देता है। तो ईथर की बात है ईटीएच की, तो इथेरियम नेटवर्क की अपनी मूल क्रिप्टो करेंसी कौन सी? ईथर। ईथर क्या हमारे इथेरियम नेटवर्क की अपनी मूल क्रिप्टो करेंसी ईथर, जिसका उपयोग हमारे विकेंद्रीकृत वित्त, डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, एनएफटीज, गेमिंग, मेटावर्क्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इनकी फीस चुकाने में होता है। किसका उपयोग? ईथर का उपयोग। तो इथेरियम 2.0 की बात करें जिसमें हमारे पीओडब्ल्यू से पीओएस में बदलाव किया गया है। तो सितंबर 2022 में इथेरियम में एक बहुत बड़ा बदलाव किया, मतलब प्रूफ ऑफ वर्क मतलब जिसे पीओडब्ल्यू कहते हैं, वहां से प्रूफ ऑफ स्टेक की तकनीक पे ये शिफ्ट हो गया है। किसमें? प्रूफ ऑफ वर्क से सीधा किधर? प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जो तकनीक है उसमें शिफ्ट हो गया है। अब बात करें प्रूफ ऑफ स्टेक तकनीक में शिफ्ट होने का क्या फायदा हुआ? इससे हमारे नेटवर्क की ऊर्जा खपत में 99% की कमी आएगी। जो नेटवर्क है ऊर्जा का खपत करता था उसमें हमारे कितनी 99% तक की कमी आई और यह अधिक सुरक्षित और स्थिर हो गया। फिर शार्डिंग की बात करें तो भविष्य का एक अपग्रेड है जिसमें पूरे ब्लॉकचेन को छोटे छोटे हिस्सों मतलब शॉर्ट्स में बांट दिया जाएगा ताकि लेन देन की गति और बढ़ सके, उसमें भी लागत कम आए। तो हमने इथेरियम के बारे में देखा। तीसरी हमारी क्रिप्टो करेंसी आती है ऑल्ट कॉइन्स। कौन सी? ऑल्ट कॉइन्स की बात करें है क्या है ऑल्ट कॉइन्स? तो अल्टरनेटिव कॉइन्स है। ऑल्ट कॉइन्स का मतलब अल्टरनेटिव कॉइन्स। तो बिटकॉइन को छोड़ के बाजार में मौजूद अन्य सभी क्रिप्टो करेंसीज को ऑल्ट कॉइन्स कहा जाता है, जैसे हमारे लाइट कॉइन्स, रिप्पल। तो इस तरह की जो हमारी करेंसी होती है बिटकॉइन को छोड़ के सारी क्रिप्टो करेंसी हमारे ऑल्ट कॉइन्स या अल्टरनेटिव कॉइन्स कहलाती है। बात करें स्टेबल कॉइन्स मतलब स्थिर मुद्राएं। स्थिर मुद्राएं क्या होती है? तो क्रिप्टो करेंसी की कीमतें बहुत तेजी से बदलती रहती है। इस अस्थिरता मतलब वॉलेटिलिटी से बचने के लिए स्टेबल कॉइन्स बनाए गए हैं। इनकी वैल्यू फिएट मुद्रा जैसे हमारा अमेरिकी डॉलर या सोने जैसे स्थिर संपत्तियों से जुड़ी होती है। सोने की कीमत बढ़ेगी तो हमारी ये जो स्टेबल कॉइन्स की कीमत भी बढ़ेगी। जैसे हमारे क्या थेथर, थेथर यूएसडीटी, इसकी कीमत हमेशा एक अमेरिकी डॉलर के बराबर होती है थेथर की। फिर डाई की बात करें तो एक विकेंद्रीकृत स्थिर मुद्रा होती है हमारी यूएस डॉलर से जुड़ी होती है। कौन सी? डाई। तो ये हमारे कौन सी स्टेबल कॉइन्स कहलाते हैं। फिर केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा की बात करें जिसे सीबीडीसी कहते हैं, बात करें है क्या? तो किसी देश के केंद्रीय बैंक जैसे भारत में आरबीआई होता है, तो केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी की जाने वाली डिजिटल मुद्रा होती है और पूरी तरह से क्या सरकारी नियंत्रण में होती है। क्या होती है? पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में होती है। बात करें इसके उद्देश्य की तो क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल होने वाली ब्लॉकचेन तकनीकी क्या? क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल होने वाली जो ब्लॉकचेन तकनीक है इसकी सुरक्षा और तेजी का फायदा उठाना, लेकिन इसे सरकार के पूर्ण नियंत्रण में रखना इसका उद्देश्य होता है। उदाहरण के रूप में देखें तो 2022 में, कब? 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया डिजिटल रुपया, ये हमारे सीबीडीसी है, मतलब केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा है। अब हम देखेंगे नॉन फंजिबल टोकन जिसे एनएफटी कहते हैं। नॉन फंजिबल टोकन, एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन्स। बात करें एनएफटी क्या होती है, परिभाषा की बात करें तो नॉन फंजिबल टोकन्स एक डिजिटल संपत्ति होती है। क्या होती है? डिजिटल एसेट या डिजिटल संपत्ति होती है जो हमारे ब्लॉकचेन पे दर्ज होती है। कहाँ दर्ज होती है? ब्लॉकचेन पर दर्ज होती है। और ये किसी विशेष और अद्वितीय, ये क्या? किसी विशेष और अद्वितीय डिजिटल या भौतिक वस्तु के स्वामित्व और प्रमाणिकता का प्रमाण है। ये हमारे क्या किसी विशेष और अद्वितीय डिजिटल या फिर भौतिक वस्तु के स्वामित्व और प्रमाणिकता का प्रमाण होती है। बात करें इसमें नॉन फंजिबल शब्द आता है, तो नॉन फंजिबल का मतलब क्या होता है? मतलब कि क्रिप्टो करेंसी जैसे हमारे एक बिटकॉइन है उसको दूसरे बिटकॉइन में बदला जा सकता है। क्या? एक क्रिप्टो करेंसी को मतलब क्रिप्टो करेंसी को दूसरे बिटकॉइन में बदला जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू समान है, इसे फंजिबिलिटी कहते हैं। लेकिन प्रत्येक एनएफटी पूरी दुनिया में केवल एक ही होती है, मतलब एक ही यूनिक होता है। इसे किसी और चीज में नहीं बदला जा सकता है, इसलिए इसे नॉन फंजिबल कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। क्रिप्टो करेंसी को दूसरे बिटकॉइन में बदला जा सकता है, जैसे एक बिटकॉइन को दूसरे बिटकॉइन में बदला जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू समान होती है, इसे फंजिबल कहते हैं। लेकिन प्रत्येक एनएफटी क्या है? पूरी दुनिया में केवल एक ही होता है और इसे किसी और चीज में नहीं बदला जा सकता, इसलिए इसे नॉन फंजिबल कहते हैं। फिर नॉन फंजिबल एनएफटी मतलब टोकन्स, इनकी क्या विशेषताएं होती है?
पहली बात है यूनिकनेस। पहली विशेषता क्या थी? यूनिकनेस मतलब अद्वितीयता। अद्वितीयता। तो हर एनएफटी एक दूसरे से अलग होता है। ये कला, संगीत, वीडियो, कलेक्टेबल, यहाँ तक कि किसी के पहले ट्वीट का भी हो सकता है। तो सबका एनएफटी अलग अलग होता है। अखंडता मतलब इंडिविजुअलिटी, मतलब बिटकॉइन को आप टुकड़ों में मतलब 0.01 बिटकॉइन में खरीद सकते हैं, लेकिन एनएफटी के हमेशा एक पूरी इकाई के रूप में ही खरीदा जा सकता है, इसे टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस स्वामित्व और प्रामाणिकता की बात करें तो इसका मालिकाना हक ब्लॉकचेन पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। क्या इसका मालिकाना हक क्या हमारे ब्लॉकचेन पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है, जिससे ये साबित करना आसान होता है कि इसका असली मालिक कौन है, इसका असली मालिक कौन है और इसे किसने बनाया है। तो इसका स्वामित्व और प्रामाणिकता की बात होती है। फिर बात करें एनएफटी कैसे काम करते हैं। एनएफटी कैसे काम करते हैं इसकी बात करें तो पहला होता है मीटिंग। मीटिंग की बात करें तो किसी डिजिटल फाइल, जैसे हमारे को फोटो हो, वीडियो हो, उसको ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड करके क्या करते हैं, एनएफटी में बदलने की प्रक्रिया को मीटिंग कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। कोई हमारी डिजिटल फाइल है, जैसे कोई फोटो है, वीडियो है, सॉन्ग है, उसको क्या ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड करके हमारे एनएफटी में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे मीटिंग कहते हैं। ब्लॉकचेन की बात करें तो ज्यादातर एनएफटी इथेरियम ब्लॉकचेन पर मिंट किए जाते हैं। कहाँ? इथेरियम ब्लॉकचेन है उसमें मिंट किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे बाइनेंस स्मार्ट चेन, सोलाना और फ्लो, इनका भी उपयोग किया जाता है। तो नॉर्मली तो हमारे इथेरियम पर हमारे मिंट किए जाते हैं। फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो ये कोड हमारे एनएफटी की खरीद बिक्री को नियंत्रित करते हैं। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है ये क्या करते हैं, ये कोड एनएफटी की खरीद और बिक्री को नियंत्रित करते हैं। इसमें ऐसे फीचर्स डाले जा सकते हैं, जब भी हम वह एनएफटी भविष्य में किसी और को बेचा जाएगा तो उसके असली कलाकार क्रिएटर को अपनी रॉयल्टी का हिस्सा अपने आप ही कुछ न कुछ मिल जाएगा। तो इसमें हमारे कुछ इस तरह के क्या डाले जाते हैं, फीचर्स डाले जाते हैं। एनएफटी होने के क्या क्या फायदे हैं? एनएफटी के फायदों की बात करें तो रचनाकार को सशक्त बनाना। अब कलाकार और संगीतकार बिना किसी सैलरी या बिचौलिए के सीधे इंटरनेट पर अपनी कला को बेच सकता है। क्यों? क्योंकि इससे उसको रॉयल्टी मिल जाएगी। सुरक्षित स्वामित्व की बात करें तो ब्लॉकचेन तकनीक के कारण इसके मालिकाना हक और इतिहास को कोई भी मिटा या चुरा नहीं पाएगा। रॉयल्टी की बात करें तो कलाकारों को उनकी कला के हर इस बार बिकने पर जीवन भर रॉयल्टी मिलती रहेगी। फिर बात करें एनएफटी की चुनौतियां और उसकी आलोचनाएं क्यों होती हैं। बात करें इसकी चुनौतियां और आलोचनाओं की तो पहला पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें तो एनएफटी को मिंट करके और लेन देन में भारी मात्रा में बिजली खर्च होती है, जो पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, विशेषकर पीओडब्ल्यू ब्लॉकचेन पे। क्या? एनएफटी को मिंट करने में और लेन देन में, खासकर कहाँ पे, पीओडब्ल्यू ब्लॉकचेन पे भारी मात्रा में बिजली खर्च होती है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। फिर बाजार के सट्टे की बात करें, स्पेकुलेशन की, तो बाजार के सट्टे की बात करें तो कई लोग क्या रातों रात अमीर बनने के लालच में बिना सोचे समझे एनएफटी को खरीदते हैं, जिससे बाजार में एक अस्थिर बवाल या बबल बन जाता है। क्या? बाजार में एक अस्थिर बबल बन जाता है। फिर कॉपीराइट समस्याओं की बात करें, कई बार जालसाज इंटरनेट से क्या कई बार जालसाज इंटरनेट से किसी असली कलाकार की पेंटिंग या फोटो डाउनलोड करके उसे बिना सहमति के अपने नाम से एनएफटी बना के बेच देते हैं। तो कलाकार तो बाद में बेचता है, खुद ही बेच देते हैं कई लोग तो। फिर धोखाधड़ी घोटाले की बात करें, स्कैम्स की, तो बाजार में नकली एनएफटी लिस्टिंग और निवेशकों को धोखा देने जैसे हमारे रंग पुल जैसे कई सामने जो मामले हैं वो सामने आए हैं। तो धोखाधड़ी घोटालों की बात करें, स्कैम्स की, तो बाजार में नकली एनएफटी लिस्टिंग और निवेशकों को धोखा देने जैसे हमारे रंग पुल के कई मामले सामने आए। अब बात करें क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के प्रमुख वाणिज्यिक अनुप्रयोग, मतलब इसके कमर्शियल एप्लीकेशन क्या क्या है। पहला आता है हमारे कौन सा, डिजिटल भुगतान, डिजिटल पेमेंट की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी पारंपरिक बैंकिंग की तुलना में बहुत तेज, सुरक्षित और कम लागत वाले जो अंतरराष्ट्रीय मतलब सीमा पर भुगतान को संभव बनाती है। जैसे हमारे कौन, बिटकॉइन, लिथेकॉइन, ये हमारी क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय भुगतान को संभव बनाती है। तो प्रेषण मतलब रेमिटेंस की बात करें तो विदेशों में काम करने वाले लोग बिना भारी भरकम जो बैंक शुल्क दिए, बिना किसी देरी के अपना पैसा घर पे भेज सकते हैं। और ये उन क्षेत्रों के लिए वरदान है जहाँ बैंकिंग सुविधाएं बहुत कम है, जैसे हमारे रिपल, स्टेलर, ये हमारी क्रिप्टो करेंसी है, वहां पे भी भेजी जा सकती है। तो वित्त और हमारे बैंकिंग की बात करें, डीफाई की, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात करें तो इसके तहत बिना किसी बैंक या बिचौलिए के सीधे इंटरनेट के माध्यम से वित्तीय सेवाएं जैसे हमारे उधार देना, लोन लेना, ट्रेडिंग करना, ये सब प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए देखें तो यूनिस्वेप, एव और कंपाउंड, ये हमारी क्या डिजिटल करेंसी हैं, जो हमारे क्या बैंकिंग और वित्तीय के अंदर क्या बिना किसी बैंक या बिचौलिए के सीधे इंटरनेट के माध्यम से हमारी ट्रेडिंग की जा सकती है, उधार दी जा सकती है, लोन दी जा सकती है। फिर वैकल्पिक निवेश की बात करें, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की, तो आजकल लोग क्या सोने और शेयर बाजार की तरह क्रिप्टो करेंसी में भी दीर्घकालिक निवेश कर रहे हैं, ताकि हमारी महंगाई और बाजार के उतार चढ़ाव से बचा जा सकते हैं। जैसे हमारे जेप पे, कॉइन डीसीएक्स, तो इस तरह की हमारी क्रिप्टो करेंसी है जिस जो हमारे क्या वैकल्पिक निवेश के रूप में काम आ रही है।
फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो ये कंप्यूटर कोड में लिखे हुए ये कंप्यूटर कोड में लिखे गए डिजिटल अनुबंध या डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जब तय की गई शर्तें पूरी हो जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खुद ब खुद हमारे लागू या मतलब एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जैसे हमारे इथेरियम है, कार्डोनो है, ये हमारे क्या है, कुछ डिजिटल करेंसी हैं जो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में काम करती है। फिर नॉन फंजिबल टोकन की बात करें, किसके नॉन फंजिबल टोकन की बात करें, एनएफटीज। तो ये हमारे क्या होते हैं, डिजिटल संपत्तियां होती हैं जो इंटरनेट पर मौजूद अद्वितीय मतलब यूनिक वस्तुएं, जिसमें डिजिटल आर्ट, संगीत, कलेक्टिबल्स इनके असली मालिकाना हक को दिखाती है। जैसे हमारे इथेरियम है, फ्लो है। फिर क्राउड फंडिंग की और आईसीओ की बात करें, किसकी, क्राउड फंडिंग और आईसीओ की बात करें तो नए स्टार्टअप्स या प्रोजेक्ट्स नए स्टार्टअप्स और प्रोजेक्ट्स अपनी कंपनी के टोकन को बेच के निवेशकों से सीधे फंड जुटा सकते हैं, जिसे हमारे इनिशियल कॉइन ऑफरिंग मतलब आईसीओ भी कहा जाता है। जैसे हमारे बाइनेंस कॉइन, इथेरियम, ये हमारे इसी के अंदर आते हैं। फिर गेमिंग और वर्चुअल वस्तुओं की बात करें तो मेटावर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, आभासी दुनिया। तो मेटावर्स और वीडियो गेम के अंदर जमीन, कैरेक्टर की स्किन या फिर अन्य डिजिटल संपत्तियां खरीदने के लिए, तो हमारी जमीन, कैरेक्टर की स्किन या फिर अन्य डिजिटल संपत्तियां खरीदने के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग होता है। जैसा इंजन कॉइन क्या है, डिसेंट्रलैंड। तो ये इस तरह की हमारी डिजिटल करेंसियां होती है जो हमारे क्या हमारे गेमिंग और वर्चुअल वस्तुएं खरीदने में काम आ सकती है। फिर सप्लाई चेन प्रबंधन की बात करें, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें तो फैक्ट्री में माल बनने से लेकर ग्राहक के हाथों तक पहुंचने की पूरी ट्रैकिंग ब्लॉकचेन के जरिए की जा सकती है। क्या हमारे हमारे फैक्ट्री में माल बनने से लेके क्या ग्राहक के हाथों तक पहुंचने की पूरी ट्रैकिंग क्या ब्लॉकचेन के जरिए की जा सकती है। इससे हमारे बाजार में नकली माल मतलब काउंटरफिटिंग को रोका जा सकता है। जैसे बेचेन, वॉलमार्ट का ब्लॉकचेन आधारित खाद्य ट्रैकिंग सिस्टम, ये हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम आता है। फिर गोपनीयता मतलब प्राइवेसी कॉइन की बात करें तो कुछ विशेष क्रिप्टो करेंसी लेन-देन की पूरी तरह से क्या लेन-देन को क्या पूरी तरह से गुमनाम मतलब एनोनिमस रखती है, जिससे क्या उपयोगकर्ता की वित्तीय प्राइवेसी सुरक्षित रहती है। तो उपयोगकर्ता की क्या वित्तीय प्राइवेसी सुरक्षित रहती है। जैसे हमारे मोनेरो और जेसेस क्या जेकैश, जेडकैश होता है हमारे, तो हमारे प्राइवेसी है, प्राइवेसी कॉइन है। फिर शासन गवर्नेंस की बात करते हैं, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स में किसी भी नए नियम या फिर अपग्रेड को लागू करने से पहले या ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट में क्या किसी भी नए नियम या अपग्रेड को लागू करने से पहले उपयोगकर्ताओं से गवर्नेंस टोकन के माध्यम से वोटिंग कराई जाती है। किसमें, हमारे मेकर डीएओ या यूनिस्वैप में हमारे क्या हमारी इस तरह की वोटिंग कराई जाती है। रियल एस्टेट की बात करें तो ब्लॉकचेन के जरिए प्रॉपर्टी मतलब जमीन या मकान के डिजिटल टोकन बनाए जा सकते हैं, जिससे हमारे रियल एस्टेट की खरीद बिक्री और सीमा पार लेन देन बहुत आसान हो जाता है। क्या सीम खरीद बिक्री और सीमा पार लेन देन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे हमारा प्रोपे या फिर रियल्टी क्या रियलिटी। फिर डिजिटल पहचान की बात करें, डिजिटल आइडेंटिटी की, तो ये हमारे उपयोगकर्ताओं को अपने आईडी कार्ड्स और व्यक्तिगत डेटा का को सुरक्षित नियंत्रण देता है ताकि उनका डेटा हैक ना हो सके। जैसे हमारे सेल्फ की सिविक। अब हम बात करेंगे सामाजिक और सहकारी क्षेत्र के अंदर क्या उनसे गवर्नेंस मतलब जो हमारे सरकारी क्षेत्र के अंदर ब्लॉकचेन का क्या क्या उपयोग किया जा सकता है उसकी बात करें तो हमारे महत्वपूर्ण जो नागरिक जानकारी के प्रबंधन में हमारे ब्लॉकचेन का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, जमीन के रिकॉर्ड रखने में, जनगणना डेटा को रखने में, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र रखने में, आपराधिक रिकॉर्ड, मतदाता सूची, इन सब को हमारे ब्लॉकचेन पर सुरक्षित रखा जा सकता है। अब इससे फायदा क्या होगा, डेटा एक बार दर्ज होने के बाद न तो बदला जा सकता है ना ही डिलीट किया जा सकता है। मतलब ये कैसा हो जाएगा, एक तरह से जालसाजी प्रूफ बन जाएगा, जिससे हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था सुरक्षित और पारदर्शी पारदर्शी बनी रहेगी। तो भ्रष्टाचार से लड़ाई की बात करें, किसकी भ्रष्टाचार से लड़ाई की बात करें तो उपयोग में बात करें तो सरकारी लेन देन और टेंडर प्रक्रिया को पूरी तरह से हम क्या करें ब्लॉकचेन पर दर्ज कर देंगे। क्या करेंगे, सरकारी लेन-देन और टेंडर प्रक्रिया को क्या करेंगे ब्लॉकचेन पर दर्ज करना। इससे फायदा क्या होगा, इससे हमारी सार्वजनिक खरीद पारदर्शी बनती है, इससे हमारी क्या सार्वजनिक खरीद पारदर्शी बनती है और ऑडिटिंग मतलब जांच करना आसान हो जाता है। और हमारे क्या भ्रष्टाचार और घोटालों पर भी लगाम लगती है। और क्या होता है, हमारे भ्रष्टाचार और घोटालों पर लगाम लगती है, जिससे हम कहते हैं भ्रष्टाचार से लड़ाई। फिर लाल फीताशाही को खत्म करना मतलब जो रेड टेपिज्म है इसको खत्म करने की बात करें। उपयोग की बात करें तो विभिन्न सरकारी विभागों जैसे हमारे पुलिस, कोर्ट, बैंक इनके बीच डेटा साझा करने के लिए एक समान कॉमन क्या डेटा साझा करने के लिए एक कॉमन ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाना। बात करें इससे फायदा क्या होगा, इससे हमारे प्रशासनिक काम करने में जो होने वाली देरी है, बार बार एक ही दस्तावेज मांगने की जो समस्या है और डेटा ओवरलैपिंग इनको खत्म किया जा सकता है। इससे हमारी क्या होगी, रेड टेपिज्म की समस्या खत्म होगी। तो पहचान और भूमि अधिकार की बात करें, किसकी पहचान और भूमि अधिकार की बात करें
तो उपयोग कहाँ-कहाँ कर सकते हैं? हमारे विश्वविद्यालय की डिग्री, जन्म प्रमाण पत्र इन सबको डिजिटल रूप में स्टोर करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में देखें तो दुबई, एस्टोनिया, जॉर्जिया, स्वीडन जैसे जो देश है, लोगों की इन देशों के जो लोग हैं, उनकी संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए इनका सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। किसके अंदर? दुबई के अंदर, एस्टोनिया, जॉर्जिया, स्वीडन जैसे जो देश है, ये क्या कर रहे हैं? अपनी संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी अधिकारों को डिजिटल मतलब हमारे ब्लॉकचेन के अंदर सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एग्रीकल्चर मतलब कृषि की बात करें तो उपयोग कैसे कर सकते हैं? फसलों और खाद्य पदार्थों की ट्रैकिंग करने के लिए क्या है? फसलों और खाद्य पदार्थों की ट्रैकिंग करने में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। फायदा क्या होगा? इससे खाने में मिलावट और धोखाधड़ी रुकती है और किसानों को बिना बिचौलिए के सीधे तुरंत भुगतान मिल जाता है। क्या? किसानों को बिना बिचौलिए के सीधे और तुरंत भुगतान मिल जाता है। तो स्वास्थ्य सेवाओं में हेल्थ केयर की बात करें तो उपयोग की बात करें तो मरीजों के मेडिक्लेम जो मेडिकल रिकॉर्ड है उनको सुरक्षित रखने और विकेंद्रीकृत तरीके से स्टोर करना। तो मरीजों के मेडिकल रिकॉर्डों को सुरक्षित रखने और विकेंद्रीकृत तरीके से स्टोर करना। लाभ क्या है? तो बाजार में नकली दवाओं जो फेक मेडिसिन है उनको रोकने के लिए फार्मा कंपनियों की सप्लाई चेन को ट्रैक करना। तो बाजार में नकली दवाओं को रोकने के लिए क्या फार्मा कंपनियों की जो सप्लाई चेन है उनको ट्रैक करने में फायदा मिलेगा। फिर शासन और लोकतंत्र की बात करें, किसकी? शासन और लोकतंत्र में किस तरह से काम आ सकता है? तो उपयोग की बात करें कैसे उपयोग लग सकते हैं? सुरक्षित वोटिंग प्रणाली ई वोटिंग विकसित करना जहां फर्जी वोट डालना लगभग असंभव हो जाए। बात करें उदाहरण की, एस्टोनिया का ई रेसिडेंसी प्रोग्राम, क्या एस्टोनिया का ई रेसिडेंसी प्रोग्राम ब्लॉकचेन तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है। फिर बात करें पर्यावरण संरक्षण की, उपयोग की बात करें तो उत्पादों को खेत से लेके बाजार तक ट्रैक करना। जो हमारे उत्पाद है उनको खेत से लेके बाजार तक ट्रैक करने में हमारे काम आ सकता है। इससे फायदा क्या होगा? इससे ये साबित किया जा सकता है कि कोई उत्पाद वास्तव में जैविक है और पर्यावरण के अनुकूल है, इस तरीके से बनाया है या नहीं। तो इन सब चीजों को ट्रैक करना आसान हो जाएगा, साथ ही साथ ये साबित भी किया जा सकेगा। इससे हमारे क्या पर्यावरण संरक्षण हो पाएगा। फिर परोपकार और सहायता की बात करें, फिलेंथ्रोपी और एनजीओ की बात करें उपयोग की, तो एनजीओ और चैरिटी में काम आने वाले क्या एनजीओ चैरिटी में आने वाले दान को ब्लॉकचेन पर ट्रैक करना। क्या क्या? एनजीओ और चैरिटी में काम आने वाले जो दान है इसको ब्लॉकचेन पर ट्रैक करना। इससे फायदा क्या होगा? इससे ये सुनिश्चित होता है कि पैसा बीच में चोरी नहीं हुआ और असली जरूरतमंदों तक पहुंचा है, जिससे क्या संस्थाओं पर लोगों का भरोसा बढ़ता है। क्या होता है? संस्थाओं पर लोगों का भरोसा बढ़ता है। फिर क्राउड फंडिंग की बात करें तो उपयोग की बात करें कैसे काम आ सकता है? तो सामाजिक अभियानों के लिए, किसके लिए? सामाजिक अभियानों के लिए क्रिप्टो करेंसी या सामाजिक अभियानों के लिए क्रिप्टो करेंसी जैसे हमारे बिटकॉइन, इनमें दान स्वीकार करना। फायदा क्या होगा? विश्व के किसी भी कोने से आसानी से फंड प्राप्त किया जा सकता है। उस फंड के उपयोग को पारदर्शी तरीके से ट्रैक भी किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने गवर्नेंस और सरकार के कौन कौन से टूल्स है जिनकी में हम जो क्रिप्टो करेंसी है सामाजिक और सरकारी क्षेत्रों में ब्लॉकचेन का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन के फायदे हमने देख लिए, उपयोग और फायदे देख लिए। अब क्रिप्टो करेंसी के सामने कौन कौन सी चुनौतियां या समस्याएं आती हैं उसकी बात करें। पहली आती है वॉलेटिलिटी मतलब अस्थिरता। इसके मूल्य में तेजी से उतार चढ़ाव आता है और ये हमारे दैनिक लेन देन और सुरक्षित निवेश के लिए जोखिम भरा हुआ है। जैसे देखें तो 2017 में बिटकॉइन $20,000 तक चला गया था, जो 2018 में गिर के कितना 4,000 के नीचे आ गया था। स्केलेबिलिटी की बात करें तो ब्लॉकचेन नेटवर्क एक साथ बहुत सारे तो ब्लॉकचेन नेटवर्क क्या हमारे एक साथ बहुत सारे लेन देन को तेजी से प्रोसेस नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए देखिए तो हमारा बिटकॉइन 1 सेकंड में केवल 7 ही लेन देन प्रोसेस करता है। क्या बिटकॉइन क्या करता है? 1 सेकंड में केवल 7 ही लेन देन प्रोसेस करता है, जबकि हमारा वीजा 1 सेकंड में हजारों लेन देन कर सकता है। तो स्केलेबिलिटी की बात करें तो एक साथ बहुत सारे लेन देन तेजी से प्रोसेस नहीं किए जा सकते। फिर उपभोक्ता संरक्षण की कमी की बात करें, किसकी? उपभोक्ता संरक्षण की कमी, लैक ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। चूंकि ये अनियमित है मतलब अनरेगुलेटेड है, इसलिए धोखाधड़ी या गलती होने पर उपभोक्ता को बचाने का कोई तरीका नहीं है। तो पॉन्जी और पंप इन डंप स्कीम्स की बात करें तो बाजार में कई फर्जी प्रोजेक्ट्स निवेशकों के को गुमराह करते रहते हैं। तो रग पुल की बात करें तो डेफी प्रोजेक्ट्स में डेवलपर्स पैसा इकट्ठा करके गायब हो जाते हैं। कई प्रोजेक्ट होते हैं जैसे हमारे डेफी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें हमारे डेवलपर्स क्या करते हैं? पैसा इकट्ठा करके गायब हो जाते हैं। कोई केंद्रीय सहायता नहीं की बात करें, यदि कोई अपनी प्राइवेट की खो देता है, खो जाती है, भूल जाता है, तो उसकी सहायता करने के लिए कोई बैंक या हेल्पलाइन नहीं होती है। फिर नियामक अनिश्चितता की बात करें, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी की, तो दुनिया भर की सरकारें अभी भी इसके नियम तय कर रही है। उदाहरण के लिए देखें तो चीन ने इसे अब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है, जबकि अल सल्वाडोर ने इसे कानूनी मुद्रा मार लिया है। तुम्हारा नियामक अनिश्चितता की बात करें तो अल सल्वाडोर तो इसे कानूनी मुद्रा मानता है, लीगली करेंसी मानता है, जबकि चीन ने इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा है। सुरक्षा जोखिम की बात करें, सिक्योरिटी रिस्क की,
तो मजबूत एन्क्रिप्शन के बावजूद हैकिंग का खतरा इस पे बना रहता है। उदाहरण के लिए देखें तो 2018 में कॉइन चेक एक्सचेंज से 500 मिलियन की चोरी की गई थी, 500 डॉलर मिलियन की चोरी हुई थी। तो आप इसे याद रखें, 500 मिलियन डॉलर की चोरी हुई थी। कहाँ से? कॉइन चेक एक्सचेंज से 2018 में। तो इसमें सिक्योरिटी रिस्क तो बना हुआ है। इस स्वीकृति की कमी की बात है, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस की। तो दैनिक जीवन में बहुत कम लोग और व्यवसाय इसे स्वीकार करते हैं, जिसमें टेस्ला, पेपल जैसे कुछ अपवादों को छोड़ दे तो बाकी सभी जगह इसको स्वीकार नहीं किया जाता। फिर पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की, तो बिटकॉइन की प्रूफ ऑफ वर्क जो माइनिंग होती है, इसमें बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है। लगभग अर्जेंटीना जैसे देश के बराबर, जितनी अर्जेंटीना देश के अंदर बिजली खर्च होती है, उसके बराबर बिटकॉइन की प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग में बिजली खर्च होती है। हालांकि अब क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क को प्रूफ ऑफ स्टेक इसमें बदला जा रहा है, जिससे कम ऊर्जा वाले विकल्प खोजे जा रहे हैं। तुम्हारी कहाँ प्रूफ ऑफ वर्क किसमें चेंज किया जा रहा है? प्रूफ ऑफ स्टेक में चेंज किया जा रहा है। फिर अपरिवर्तनीय लेन देन की बात करें, इन इरिवर्सिबल ट्रांजेक्शन की बात करें, तो अगर गलती से गलत पते पर अगर गलती से गलत पते पर पैसे भेज दिए जाए तो लेन देन को रद्द करना या वापस नहीं किया जा सकता। तो लेन देन को रद्द या वापस नहीं किया जा सकता। अनामिता और आपराधिक उपयोग की बात करें, कि अनामिता और आपराधिक उपयोग की बात करें, तो इसकी गुमनामी का फायदा उठाकर इसका इस्तेमाल अवैध कामों में भी किया जा सकता है। जैसे हमारे सिल्क रोड डार्क नेट पर ड्रग्स और हथियारों की खरीद होती है। जो सिल्क रोड डार्क नेट है, वहां पे हमारे क्या ड्रग्स और हथियारों की खरीद की जाती है, किसके माध्यम से? क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। जटिलता की बात करें, किसकी जटिलता की बात करें? हम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो नए लोगों के लिए ब्लॉकचेन वॉलेट और प्राइवेट की, क्या ब्लॉकचेन वॉलेट और प्राइवेट की नए लोगों के लिए की तकनीक को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो प्राइवेट की ये इसकी जो तकनीक है उसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, किसके लिए? नए नए लोगों के लिए। फिर बात करें पारंपरिक प्रणालियों के साथ एकीकरण, तो पारंपरिक प्रणालियों के साथ एकीकरण इंटीग्रेशन की बात करें, तो इसे मौजूदा बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इसे हम क्या मौजूदा हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है इसके साथ जोड़ना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। तो बाजार हेरफेर की बात करें, मार्केट मैनिपुलेशन की, तो व्हेल मतलब जिसके पास भारी मात्रा में क्रिप्टो करेंसी होती है, आसानी से बाजार की कीमतों में हेरफेर कर देते हैं। जो व्हेल्स होते हैं ये क्या आसानी से बाजार की कीमतों में हेरफेर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास भारी मात्रा में क्रिप्टो करेंसी होती है। बात करें भारत की, तो भारत में क्रिप्टो करेंसी की बात करें, भारत में हमारे रेगुलेशन या विनियमन क्यों जरूरी क्रिप्टो करेंसी की? तो पहला कारण आता है आर्थिक अपराधों से सुरक्षा। तो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए हमारे क्या क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेशन जरूरी है। फिर वित्तीय स्थिरता के लिए, अनियमित बाजार से देश की अर्थव्यवस्था को होने वाला जो नुकसान है उससे बचाने के लिए हमारे रेगुलेशंस की जरूरत है। फिर नवाचार और विकास की बात करें, तो स्पष्ट नियम होने से क्या देश में वैध व्यवसाय और निवेश आकर्षित होंगे, क्योंकि वैध निवेश और व्यवसाय कहाँ आकर्षित होते हैं? जहाँ विदेशों को लगता है कि यहाँ पे क्या स्पष्ट नियम है, तभी हम व्यापार कर पाएंगे। आप इसे याद रखेंगे। आगे बात करें, तो भारत में कानूनी स्थिति कराधान की बात करें, इसकी जो क्रिप्टो करेंसी है इसकी लीगल स्टेटस क्या है, टैक्सेशन की बात करें, तो कानूनी स्थिति की बात करें तो भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है, मतलब वैधानिक मुद्रा नहीं है, लेकिन इसमें ट्रेडिंग और निवेश की तो अनुमति दी गई है। कराधान की टैक्स की बात करें, क्रिप्टो से होने वाले मुनाफे मतलब लाभ पर 30% टैक्स लगता है, और एक निश्चित सीमा से अधिक लेन देन पर 1% टीडीएस लगता है। 1% टीडीएस लगता है यदि एक निश्चित सीमा से ज्यादा लेन देन करते हैं तो। और टैक्स की बात करें तो मुनाफे पर 30% टैक्स लगता है। बात करें प्रमुख नियामक निकाय की, रेगुलेटरी बॉडीज की बात करें, तो सबसे बड़ी बॉडी जाती है हमारे कौन सी? आरबीआई। तो ये हमारे विकेंद्रीकृत क्रिप्टो का सख्त आलोचक है, कि विकेंद्रीकृत क्रिप्टो का सख्त आलोचक है और लगातार चेतावनियां जारी करता रहता है। इतिहास की बात करें तो आरबीआई ने 2018 में क्रिप्टो लेन देन पर बैन लगा दिया था, जिसे हमारे 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद हटाया गया। आरबीआई की मुख्य चिंता यह है कि वित्तीय जोखिम और रुपए की साख को लेके, आरबीआई की मुख्य चिंता किससे? वित्तीय जोखिम और रुपए की साख को लेके चिंता है किसकी? आरबीआई की। फिर नियामक का अगला आत्मा कौन सा? सेबी। सेबी की बात करें तो वर्तमान में ये सिर्फ सलाहकारी भूमिका निभाता है। सेबी क्या करता है? केवल एक सलाहकारी भूमिका निभाता है। यदि क्रिप्टो को सिक्योरिटीज मतलब प्रतिभूतियों का दर्जा मिलता है तो सेबी उसे रेगुलेट कर लेगा। वित्त मंत्रालय की बात करें तो इसे टैक्स वसूली और पीएमएलए मतलब मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत अवैध गतिविधियों पर नजर रखता है। क्या वित्त मंत्रालय क्या करता है? टैक्स वसूली और पीएमएलए मतलब मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत अवैध गतिविधियों पर नजर रखता है। तो डिजिटल करेंसी बिल 2021 की बात करें, किसकी? डिजिटल करेंसी बिल 2021 की बात करें, तो इस बिल में सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर इस बिल में क्या सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन ब्लॉकचेन तकनीक के अन्य उपयोगों का समर्थन किया गया। लेकिन क्या ब्लॉकचेन की जो अन्य तकनीक है, या ब्लॉकचेन तकनीक के अन्य उपयोगों का
समर्थन किया गया और आरबीआई के द्वारा अपनी डिजिटल करेंसी सीबीडीसी लाने पर जोर दिया गया। किसके अंतर्गत? डिजिटल करेंसी बिल 2021 के अंतर्गत। बात करें हमारे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इसके वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बात करें वीडीएस, बात करिए है क्या? तो वीडीए किसी भी प्रकार की कोई क्या वीडीए किसी भी प्रकार की जानकारी, कोड, नंबर या टोकन को कहते हैं। तो क्या वीडीए क्या होता है? किसी भी प्रकार की जानकारी, कोड, नंबर या टोकन को कहते हैं जो फिएट मुद्रा नहीं है, जिसे क्रिप्टो करेंसी के जरिए बनाया गया हो। क्या क्रिप्टोग्राफी के जरिए बनाया गया उसे हम क्या कहते हैं? वीडीए कहते हैं। वीडीए मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। किसके माध्यम से बनाया? क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से बनाया हुआ, जैसे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन और नॉन फंजिबल टोकन जैसे एनएफटीज होते हैं। नियम की बात करें तो वीडीए से जुड़ा लेन देन पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में आता है। वीडीए से जुड़े हुए जितने भी लेन देन आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आएंगे। फिर वित्त विधेयक 2022 की बात करें, नए टैक्स नियम के 1 अप्रैल 2022 से वीडीए के ट्रांसफर मतलब बिक्री से होने वाले किसी भी आय पर सरचार्ज और सेस से 30% तक कर लागू किया गया है। अब ग्लोबल कंपैरिजन की बात करें, हमारी वैश्विक तुलना की बात करें तो अमेरिका की बात करें सबसे पहले यूएसए की, तो एसईसी, सीएफटीसी और फिनसेन जैसे जो निकाय इसे विनियमित करते हैं अमेरिका के अंदर, तो एसईसी, सीएफटीसी और फिनसेन जैसे जो निकाय है इसको रेगुलेट करते हैं। ये हमारे क्रिप्टो को संपत्ति माना जाता है। अमेरिका के अंदर क्या होता है? क्रिप्टो को संपत्ति या प्रॉपर्टी माना जाता है और इस पर हमारा पूंजीगत लाभ कर लगता है, मतलब कैपिटल गेन टैक्स लगता है। यूरोपीय संघ या ईयू की बात करें तो पूरे यूरोप में एक समान नियम लागू करने के लिए, क्या पूरे यूरोप में एक समान नियम लागू करने के लिए माइका MICA मतलब मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स विनियमित बनाया गया है। क्या मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स विनियमन बनाया गया कहाँ? यूरोपियन यूनियन के अंदर। जापान की बात करते हैं, यहाँ क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसे एफएसए मतलब वित्तीय सेवा एजेंसी रेगुलेट करती है। क्या एफएसए मतलब वित्तीय सेवा एजेंसी रेगुलेट करती है और मुनाफे पे 15 से 55% तक प्रोग्रेसिव टैक्स लगता है। क्या हमारे कितना टैक्स लगता है? प्रोग्रेसिव टैक्स लगता है 15 से 55% तक। बात करें हमारे भारत में क्रिप्टो एक्सचेंज और नवाचार की, मतलब इंडियन एक्सचेंज और स्टार्टअप्स की बात करें, प्रमुख एक्सचेंज कौन कौन से हैं? वजीरक्स, ये भारत के सबसे बड़े एक्सचेंजों में से एक है। वजीरक्स क्या हमारे भारत के सबसे बड़े एक्सचेंजों में से एक है। कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच, कुबेर, जेपे, यूनोकॉन, बिटहॉक, कॉइनेक्स ये हमारे क्या है? प्रमुख एक्सचेंज है। नवाचार इनोवेशन की बात करें तो पॉलीगॉन ये हमारे क्या नवाचार है। पॉलीगॉन मतलब पहले मैजिक नेटवर्क हुआ करता था। क्या पॉलीगॉन क्या पहले मैजिक नेटवर्क हुआ करता था। ये हमारे क्या एथेरियम ब्लॉकचेन के लेन देन को तेज और सस्ता बनाने वाला, ये हमारे क्या एथेरियम ब्लॉकचेन के नेटवर्क लेन देन को तेज और सस्ता बनाने वाला एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय स्केलिंग समाधान है। क्या विश्व प्रसिद्ध हमारे भारतीय स्केलिंग समाधान है। तो इंस्टा मोजो की बात करें तो जो पहले सिर्फ पेमेंट गेटवे था, इंस्टा मोजो क्या था? सिर्फ पहले पेमेंट गेटवे था, अब ब्लॉकचेन तकनीक में भी काम कर रहा है। तो हमारे इनोवेशन ये नवाचार है। अब बात करें हमारा सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, बात करें सीबीडीसी क्या है? तो ये किसी भी देश की, तो ये हमारे क्या किसी भी देश की आधिकारिक फिएट करेंसी, जैसे हमारे भारत का रुपया है इसका डिजिटल रूप होता है। क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन के विपरीत सीबीडीसी पूरी तरह से देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी, नियंत्रित और सरकार के द्वारा समर्थित मतलब बैक्ड होती है। सीबीडीसी क्या होती है? पूरी तरह से देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी की जाती है, नियंत्रित की जाती है और सरकार के द्वारा समर्थित होती है। बात करें सीबीडीसी के विकास की तो मई 2020 में, तब मई 2020 में चीन ने अपने डिजिटल युआन का परीक्षण शुरू किया था। किसने? चीन ने अपने डिजिटल युआन का परीक्षण शुरू किया था। दिसंबर 2021 की बात करें तो आरबीआई ने घोषणा की थी कि भारत को अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को देखते हुए एक बेसिक सीबीडीसी मॉडल की शुरुआत करनी होगी, जिससे इसे क्या डिजिटल रुपया ई रुपया भी कहा गया, जो भारत ने शुरू किया गया था दिसंबर 2021 में। बात करें सीबीडीसी कितने प्रकार का होता है? सीबीडीसी के प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार का है, एक तो होलसेल और एक रिटेल। होलसेल की बात करें तो इसका उपयोग केवल बैंक और बड़े बड़े वित्तीय संस्थानों के बीच में बड़े बड़े लेन देनों के लिए होता है। रिटेल की बात करें तो आम जनता के लिए होती है और बिल्कुल डिजिटल कैश की तरह होती है। तो दो तरह की होती है सीबीडीसी। सीबीडीसी से होने वाले फायदे की बात करें, बेनिफिट्स की, पहला फायदा आता है लागत में बचत, तो नोट छापने और उन्हें सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करने का भारी खर्चा बचता है। फिर नकली मुद्रा इससे खत्म हो जाएगी, डिजिटल होने की वजह से जाली नोटों मतलब फेक करेंसी की समस्या जड़ से ही खत्म हो जाती है। फिर ट्रांसेबिलिटी की बात करें, ट्रांसेबिलिटी मतलब निगरानी की, तो सरकार हर लेन देन को ट्रैक कर सकती है, जिससे हमारे टैक्स चोरी और धोखाधड़ी को पकड़ना आसान हो जाएगा। फिर सुरक्षा की बात करें, आतंकवाद की फंडिंग पर रोक लगती है, इससे हमारे क्या आतंकवाद की फंडिंग पर रोक लगती है।
तेज भुगतान की बात करें तो सब्सिडी, पेंशन या फिर रिफंड। सब्सिडी, पेंशन या रिफंड का पैसा सीधे और तुरंत लाभार्थियों तक पहुंचता है। क्या? सीधे और तुरंत लाभार्थियों तक पहुंचता है। प्रोग्रामेबल मुद्रा की बात करें तो इसके जरिए खर्च को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके जरिए क्या हमारे खर्च को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे कोई सब्सिडी सिर्फ राशन खरीदने के लिए इस्तेमाल हो पाएगी। स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करें तो नोटों को छूने से फैलने वाले जो वायरस और बैक्टीरिया का खतरा इससे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिजिटल मुद्रा है। बात करें सीबीडीसी की चुनौती की, सीबीडीसी की क्या क्या चुनौती है, चैलेंजेस की बात करें तो डिजिटल विभाजन, डिजिटल डिवाइड। तो भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की भारी कमी है। साइबर सुरक्षा की बात करें तो हैकर्स, साइबर हमलों और सर्वर डाउन होने का खतरा हमेशा बना रहता था। ये हमारी कुछ चुनौतियां सीबीडीसी की। अब परीक्षा में आए हुए कुछ सवाल है, उनकी बात करें। सवाल क्या है? डिजिटल रुपया, ई रुपया क्या है और यूपीआई से किस तरह से अलग है। बात करें तो डिजिटल रुपया या ई रुपया भारत की आधिकारिक सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। किस के द्वारा शुरू किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। प्रकृति की बात करें तो भौतिक मुद्रा का ही एक डिजिटल रूप है। तो भौतिक मुद्रा जो हमारी नकदी है उसी का एक क्या बहुत डिजिटल रूप है। उपयोग की बात करें तो इससे हमारे उपयोगकर्ता के डिजिटल वॉलेट में सुरक्षित किया जाता है। इसका उपयोग ठीक उसी तरह पैसे भेजने, प्राप्त करने या भुगतान करने के लिए किया जा सकता है जैसे हम नगद पैसे का इस्तेमाल करते हैं। बात करें दोनों के बीच में अंतर की तो ई रुपया और यूपीआई के बीच में क्या अंतर, उनकी बात करें तो हमारे यहाँ तो ई रुपया लिखा और यहाँ यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लिखा है। बात करें प्रकृति की तो ये रुपया का डिजिटल रूप है। जो हमारा भौतिक रुपया होता है उसी का डिजिटल रूप है, मतलब सीबीडीसी है। यूपीआई ये केवल भुगतान का एक माध्यम मतलब लेन देन का मंच है। जारीकर्ता और संचालक की बात करें तो इसे हमारे आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। बात करें यूपीआई की तो इसका संचालन एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। डिजिटल रुपये के स्वरूप की बात करें तो मुद्रा जैसा मतलब टोकन आधारित होता है और एक खुद में एक पैसा होता है, जबकि यूपीआई क्या है? बैंक ट्रांसफर के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है। बैंक ट्रांसफर के लिए क्या? एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है। बात करें ई रुपये की तो यहाँ यह कानूनी मुद्रा होती है। यूपीआई ये कोई कानूनी मुद्रा केवल यह केवल कानूनी मुद्रा के हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर की सुविधा देता है। लेन देन की प्रकार की बात करें ई रुपये क्या वॉलेट जैसा होता है। क्या वॉलेट जैसा मतलब मूल्य संचय का माध्यम है। इसमें पैसा सीधे वॉलेट से वॉलेट में ही जाता है। पैसा कहाँ? सीधे वॉलेट से वॉलेट में ही जाएगा। यूपीआई की बात करें तो बैंक से बैंक धन हस्तांतरण किया जाता है। इसमें पैसा एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में डाला जाता है। लेन देन के प्रकार की बात करें तो ये वॉलेट जैसा होता है मतलब मूल्य संचय का माध्यम है। इसमें पैसा सीधे वॉलेट से वॉलेट में जाता है। और वही बात कि बैंक से बैंक धन हस्तांतरण होता है, इसमें पैसा एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में जाता है। तो दोनों के बीच में हमने अंतर देख लिया। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ था 2021 के अंदर जो क्या था, क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके फायदे नुकसान क्या है, इसकी बात करें। तो आरएस 2021 में आया था, 5 अंक का सवाल था। क्रिप्टो करेंसी का परिचय क्या है, बात करें तो क्रिप्टो करेंसी क्या एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है और ये हमारे पारंपरिक मुद्रा जैसे फिएट करेंसी जैसे हमारे रुपया, डॉलर जैसे सरकारें जारी करती है, इनसे बिल्कुल अलग होता है। सुरक्षा की बात करें तो लेन देन को सुरक्षित करने के लिए मजबूत क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों का उपयोग इसमें किया जाता है। तकनीक की बात करें तो हमारे ब्लॉकचेन तकनीक और विकेंद्रीकृत नेटवर्क जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है उस पर आधारित होती है। कौन सी? हमारी क्रिप्टो करेंसी। बात करें सरल से देखें तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और ब्लॉकचेन दोनों मिलकर हमारे क्रिप्टो करेंसी बनाती हैं, जैसे हमारे बिटकॉइन, लाइटकॉइन, रिप्पल, ये हमारे क्या क्रिप्टो करेंसी होती है। अब हम देखेंगे क्रिप्टो करेंसी के फायदे, लाभ, एडवांटेज की बात करें तो पहली फायदा आता है ये विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइजेशन है। इस पर किसी भी केंद्रीय बैंक या सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, जिससे क्या पारंपरिक जो वित्तीय संस्थान है उस पर निर्भरता कम होती है। जिससे क्या होता है पारंपरिक जो वित्तीय संस्थान है उन पर क्या है इसकी निर्भरता कम होती है। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ब्लॉकचेन तकनीक के कारण क्या ब्लॉकचेन तकनीक के कारण सभी लेन देन सार्वजनिक रूप से दर्ज होते हैं। सभी लेन देन क्या होते हैं? सार्वजनिक रूप से दर्ज होते हैं, जिससे हमारे नेटवर्क में पारदर्शिता बनी रहती है और धोखाधड़ी की संभावना भी कम ही रहती है। तो दूसरा फायदा आता है पारदर्शिता। तीसरा फायदा आता है हमारा वैश्विक उपलब्धता मतलब ग्लोबल अवेलेबिलिटी की। तो मुद्रा विनिमय मतलब करेंसी एक्सचेंज की बाधाओं के बिना क्या करेंसी एक्सचेंज की बाधाओं के बिना दुनिया के किसी भी कोने में इसका उपयोग और व्यापार आसानी से किया जा सकता है। किसके बिना? हमारे मुद्रा विनिमय या करेंसी एक्सचेंज की बाधाओं के बिना दुनिया के किसी भी कोने में इसका उपयोग और व्यापार आसानी से किया जा सकता है। फिर तेज और सुरक्षित भुगतान की बात करें तो इसमें और बिचौलिए जिसमें हमारे बैंक की आवश्यकता नहीं होती, जिससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान तेज, सुरक्षित और कम लागत वाले हो जाते हैं। बात करें वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन की तो यह उन लोगों को भी वित्तीय तंत्र से जोड़ सकती है
जिनकी पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है। खासकर देखें तो हमारे विकासशील देशों में ऐसा होता है। बात करें क्रिप्टो करेंसी के नुकसान की, तो डिसएडवांटेज की बात करें। पहला डिसएडवांटेज आता है हमारे नुकसान, तो मूल्य अस्थिरता, मतलब प्राइस वॉलेटिलिटी। तो इसकी कीमतों में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होता है। जैसे में 2017 में बिटकॉइन $20,000 तक पहुंच गया था, लेकिन 2018 में गिर के 4,000 के नीचे आ गया था, जिससे हमारे भारी वित्तीय नुकसान का जोखिम रहता है। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार वापस आपको बता रहे हैं। तो विनियम की अनिश्चितता की बात करें, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी की, तो सरकार के पास इसे विनियमित या रेगुलेट करने के स्पष्ट नियम नहीं होते। जैसे चीन ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है, जबकि एल सल्वाडोर ने इसे कानूनी रूप से मान्यता दे रखी है। भारत में भी इसके विनियमन को लेकर संशय। अपराधों में उपयोग की बात करें तो इसकी गुमनामी मतलब एनोनिमिटी के कारण इसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण और साइबर अपराध जैसे हमारे रैंसमवेयर में आसानी से किया जा सकता है। बात करें पारंपरिक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा, या पारंपरिक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा की बात करें, यदि इसे बड़े पैमाने पर अपनाया गया तो ये हमारे पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकती है। ये क्या है, यदि इसे बड़े पैमाने पर अपनाया गया तो यह पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकती है और सरकार की मौद्रिक या फिर राजकोषीय नीति जैसे कर चोरी इनके लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। पर्यावरणीय चुनौती की बात करें तो प्रूफ ऑफ वर्क पर आधारित क्रिप्टो करेंसी जैसे हमारे बिटकॉइन, इसकी माइनिंग के लिए विशाल कंप्यूटर सिस्टम और अत्यधिक ऊर्जा मतलब बिजली की आवश्यकता होती है, जो पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।